पिछली क्लास में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पर बात करी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। वो था वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक तरह के टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। हिंदी में से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है। और ये जो टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के ऊपर, और बाद में जाकर ये वेस्टर्लीज विंड्स के साथ इंडिया में एंटर करते हैं और इंडिया में बहुत बारिश भी करते हैं। अच्छा, बहुत बारिश से मेरा मतलब है ये बारिश करते हैं ठंड में, विंटर्स वगैरह में। ठीक है, तो ये तो टॉपिक था वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। लेकिन एक और टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किया गया है यूनिट 3 में। उस पर भी हम लोग बात करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करेंगे। जो टॉपिक शामिल किया गया है यूनिट 3 में वो है बेसिकली साइक्लोन्स इन इंडिया, मतलब भारत में चक्रवात। तो एक टॉपिक और हम लोग कवर कर सकते हैं, यहां से भी संभावना है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं साइक्लोन्स इन इंडिया को लेकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक लास्ट टॉपिक शामिल किया गया वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। तो ये 3 नए टॉपिक ऐड करे हैं यूनिट 3 में। बाकी सारे टॉपिक तो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक बचे हुए थे। तो अब हम लोग इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर हमारी बात हो चुकी है। अब हमें बात करना है एक टॉपिक पर, वो है साइक्लोन्स इन इंडिया। साइक्लोन्स इन इंडिया यानी भारत में चक्रवात। और फिर उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो है, आप कह सकते हैं फाइनली यू कैन से कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। इन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चालू किया जाए। गुड मॉर्निंग महिपाल, गुड मॉर्निंग। लेट्स मूव और देखते हैं हम लोग डिस्कवर क्या कर सकते हैं चक्रवात को लेकर, ठीक है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भारत की बात की जाए, जो टॉपिक शामिल किया गया है सिलेबस में, मैं आपको फिर बता दूं, वो है भारत के चक्रवात। उससे पहले आप सब लोग एक काम करेंगे। आप सभी लोग एक काम करेंगे, वो ये है कि अपने पेन और कॉपी को साथ में रखिए। थोड़े थोड़े हम लोग नोट्स बनाते रहेंगे, तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। और नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोगों को बेसिकली कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिखना है, मतलब जहां जहां पर मैं बताता चलता हूं कि कहां कहां पर क्या क्या पॉइंट लिखना है, कौन कौन से पॉइंट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो कॉपी रखिए अपने साथ बेसिकली पेन रखिएगा, और मेरे साथ जो मैं बोलता चला जा रहा हूं या लिखता चला जा रहा हूं, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स या ब्रीफ नोट्स बनाते चलिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं साइक्लोन्स इन इंडिया या भारत में चक्रवात। अच्छा, मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूं कि जो साइक्लोन्स होते हैं, जिस पर हमने पिछली क्लास में बात भी करी थी, साइक्लोन्स एक प्रकार की हवा है, पवन है या विंड मोशन है। और ये जो विंड मोशन है बड़ा इंटेंस है। I mean, the wind able to flow with a very high velocity over the surface of Earth by acquiring spiral और circulatory motion. ठीक है। अच्छा, साइक्लोन जो होते हैं वो एक आइसोलेटेड या केवल एक विंड ना होकर विंड्स का क्लंच है या विंड का क्लस्टर है या विंड्स का समूह है, ग्रुप है। और ये जो विंड्स आ रही हैं वो चारों तरफ से आ रही हैं, सेंट्रलाइज लो प्रेशर की तरफ यानी केंद्रीकृत निम्न दाब की तरफ। जब ये पवनें चलती हैं या विंड्स चलती हैं तो घुमावदार प्रतिरूप सर्कुलेटरी मोशन को एक्वायर करती हैं, जिसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो सब लोग कि अर्थ के सरफेस के ऊपर 2 तरह के साइक्लोन्स होते हैं या साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है टेम्परेट साइक्लोन। तो बड़ी क्लियर बात है कि अगर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, जिसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोला जाता है, इसका ओरिजिन ट्रॉपिकल जोन में होता है। और ये ट्रॉपिकल जोन क्या है, मतलब 5 से लेकर 30 डिग्री नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, मोटा मोटा आप कह सकते हो, इनके बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन का या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। हमारे देश की जो पोजीशन है वो भी यहीं पर है। तो हमारे देश में आप लोग देखेंगे कि 2 प्रमुख वाटर बॉडीज हैं, जलीय राशियां हैं। भारत के वेस्ट में एक जलीय राशि है, वाटर बॉडी है, जिसे बोला जाता है अरेबियन सी। और भारत के ईस्ट में एक और जलीय राशि, उसे बोलते हैं क्या, बे ऑफ बंगाल। और भारत के साउथ में है ऑफ कोर्स इंडियन ओशन।
तो मैं जो कहना चाहता हूं कि इंडिया के ऊपर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा या चक्रवात का फॉर्मेशन होगा या तूफान का फॉर्मेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो या तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर हो रहा है या अरेबियन सी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया करके इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे 3-4 सेक्शंस में। पहला सेक्शन है, मैं आपको यह समझाऊंगा फोकस कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मैकेनिज्म क्या है। जब मैं बोलूंगा तब आप लिखना चालू करेंगे, अभी लिखिए मत। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ओरिजिन क्या है। प्रोसेस ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होगा फीचर्स। फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या है। अच्छा, विशेषताओं के अलावा हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। साथ में ये भी हम लोग देखेंगे, हमारा 4 टॉपिक होगा, फोकस करिए, कि साइक्लोन्स को नेम्स कैसे दिया जाता है, मतलब उनका जो नामकरण होता है वो कैसे किया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और साथ में 5वां जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इंडिया में, मतलब अरब सागर या फिर बे ऑफ बंगाल के ऊपर जितने भी साइक्लोन आए हैं, इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आए हैं, उनकी एक सीक्वेंसिंग करेंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, उस लिस्टिंग पर भी हम लोग बात करेंगे। और फाइनली लास्ट हमारा सेक्शन होगा जिसमें हम लोग इंपैक्ट पर बात करेंगे साइक्लोन के। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जिसमें हमें साइक्लोन्स ऑफ इंडिया करके इस टॉपिक को खत्म करना है। और मुझे ये उम्मीद है कि इन 6 सेक्शंस को लेकर क्वेश्चन पीटी में आराम से आ जाएगा। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंस का टॉपिक ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग मेंस पर तवज्जो नहीं रख रहे हैं, तो हमारा पूरा लोकस और फोकस होगा पीटी पर। पीटी में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। इन 6 डायमेंशंस में मैं कवर करने वाला हूं ट्रॉपिकल साइक्लोन को या साइक्लोन्स इन इंडिया को। और जहां तक हमें संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि इन 6 डायमेंशन को लेकर बेसिकली क्वेश्चन आ जाना चाहिए या आ सकता है। अच्छा, अभी तक जो प्रिजम्पशन है या प्रिजम्पटिव थॉट है मेरा, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आए। और वही बात है कि जब कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन मैटर करता है तो ऑफ कोर्स हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है उसको ठीक से कवर करिएगा। हाँ, सिलेबस के बाहर आप जाना चाहते हो तो जाइए, नहीं जाना चाहते बिल्कुल मत जाइए, पर जो टॉपिक सिलेबस में है उसको तो हम लोग ठीक से कवर करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड पूरा तैयार है। इन 6 डायमेंशन में हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चालू किया जाए बच्चों। गुड मॉर्निंग कल्याणी, गुड मॉर्निंग तंशु, सबको गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी जवाब दो मुझको तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, चलो गुड। अच्छा तो पहले तो मैं थोड़ा मैकेनिज्म या क्रियाविधि पर बात करता हूं, जो आपको 3-4 चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली बात, हमेशा ध्यान रखना, साइक्लोन एक विंड है और विंड हमेशा चलती है, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, पेरीफेरी हाई प्रेशर आइसोबार से सेंट्रलाइज लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो हमेशा ये जो साइक्लोनिक विंड चलेगी वो चलेगी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। पर साइक्लोन विंड हमेशा घूम घूम के चलती है, मतलब रोटेटरी तरीके से चलती है या सर्कुलेटरी तरीके से चलती है। इस विंड को हम लोग बोलते हैं साइक्लोन्स। एक बात। दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसकी मेनली उत्पत्ति भारत में हो रही है या बहुत सारी जगह पर हो रही है, पर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या एरिया है, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है या आप कह सकते हो बेसिकली फीचर्स हैं जिस पर मुझे बात करना चाहता हूं। पहला, ठीक है, ध्यान दें कि अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारी विंड चल रही, उसमें से जो पहली कैटेगरी ऑफ विंड है उसे बोला जाता है प्राइमरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या प्राइमरी कैटेगरी ऑफ विंड मोशन। अब मेरे साथ नोट्स बनाइएगा आप लोग। प्राइमरी विंड्स,
अच्छा, प्राइमरी इवेंट्स वो होती हैं जो 4 पीस के क्राइटेरिया को या शर्तों को पूरा करें। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी विंड चल रही हैं जो कि परमानेंट हो, जो कि परसिस्टेंट हो, जो कि पेरिनियल हो और जो कि प्लैनेटरी हो। परमानेंट का मतलब होता है लगातार चले, परसिस्टेंट का मतलब होता है एक ही दिशा में डायरेक्शन में चले, पेरिनियल का मतलब होता है साल भर चले, और प्लैनेटरी का मतलब होता है पूरे प्लैनेट पर, मतलब पूरे ग्लोब पर चले। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी विंड होती है जो हाई से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, ठीक है, जो पूरे ग्लोब के ऊपर चलती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी विंड्स। ऐसी बहुत सारी विंड हैं, मैंने बताया भी था आपको, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलर विंड्स और जेट स्ट्रीम। लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी विंड होती हैं जिन्हें हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी विंड्स। ये जो सेकेंडरी विंड्स होती हैं वो रीजनल होती हैं और वो सीजनल होती हैं। मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं आप लोग, रीजनल और सीजनल। अच्छा, रीजनल का मतलब होता है ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर डेवलप होती हैं और एक सीजन में डेवलप होती है। नॉर्मली अर्थ के ऊपर देयर आर टू स्पेसिफिक सीजन्स, वन इज विंटर, अदर वन कुड बी समर्स. So if the wind able to develop during winters or summer sequentially, then the wind would be called as seasonal wind. जो विंड अलग अलग सीजन में या ऋतुओं में डेवलप हो उन्हें सीजनल विंड कहा जाता है। कभी कभी इनका फॉर्मेशन विंटर में होगा, कभी कभी समर में होगा, कभी कभी शीत ऋतु में, कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में, और एक क्षेत्र के ऊपर, रीजन के ऊपर होगा। ठीक है, तो इन रीजनल और सीजनल विंड को बोलते हैं सेकेंडरी विंड्स। फोकस करना, इन रीजनल सीजनल विंड्स में हम लोग 4 विंड्स को इंक्लूड करते हैं। हमारी पहली विंड होगी मॉनसून, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दूसरी विंड है साइक्लोन, मतलब चक्रवात, ठीक है। तीसरी विंड है एंटी साइक्लोन्स या एंटाई साइक्लोन्स, और एक और विंड है एयर मास, वो हमारे काम की नहीं है। खैर, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो साइक्लोन्स है, चक्रवात है, वो एक सेकेंडरी टाइप ऑफ विंड मोशन है जो कि रीजनल है और सीजनल है। They are developing over a particular region and propagating in a particular season. Propagating मतलब मूवमेंट, और उस विंड को हम लोग चक्रवात या साइक्लोन्स बोलते हैं। हमारा पहला इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर? डन? एग्री? तो ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन है, सचिन, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर वो अपलोड हो चुकी है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्लियर है? चलो, तो पहला हमारा इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ध्यान दें, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। ठीक, तो देखो, अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला एरिया हम लोग जो डिमार्केट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, उसे हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, यह अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, पूर्वी तट पर, और अटलांटिक ओशन के पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, हमें एक छोटा सा सी मिलता है। उस सी का नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर एक देश है मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी चक्रवातों का फॉर्मेशन होता है। कैसे, मैं बताऊंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहां पर भी साइक्लोन का लगातार फॉर्मेशन हो रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है, फोकस करिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान दें, वो है साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। यहां पर हम लोग चाइना दिखा रहे हैं, ये चाइना है। ये जो द्वीप आपको, आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है फिलीपींस। और फिलीपींस के साउथ में ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इंडोनेशिया। तो ध्यान देना सब लोग, इंडोनेशिया के नॉर्थ में और फिलीपींस के वेस्ट में और चाइना के साउथ में एक सागर है, सी है, उसे बोला जाता है साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी के ऊपर भी लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा बे ऑफ बंगाल और तीसरा साउथ चाइना सी।
यहीं पर क्यों हो रहा है मैं आगे बताता हूं। अच्छा, बहुत ही कम चांस है, रिमोट चांस है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन साउदर्न हेमिस्फेयर में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में साइक्लोन का फॉर्मेशन हो भी रहा, मान लीजिए, तो ये कहां हो रहा है? चौथा एरिया देखो, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला एरिया मेडागास्कर के पास, और ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, पांचवा एरिया। वैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है और परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये ज्यादा हमें देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एज कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फेयर। अब आप लोग ये समझेंगे, सब बच्चे कनेक्ट करेंगे मुझसे और दिमाग में चीजों को क्लियर करेंगे कि ये जो सारे एरियाज हम लोग दिखा रहे हैं, फोकस करना, ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पर हैं और ओशन के वेस्टर्न कोस्ट पर। एग्री? और यहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा। एक दूसरी बात, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिन वाटर बॉडीज के ऊपर, मतलब पानी के ऊपर साइक्लोन एक विंड है, बड़ी डेवास्टेटिंग विंड है, तूफान है, आंधी की तरह, लेकिन साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है पानी के ऊपर, सी के ऊपर। और ये जो सी है, एक ऐसा सी है जो कि तीन तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, और एक तरफ से महासागर से, ओशन से लिंक्ड है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी, तीन तरफ से अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट से घिरे हुए हैं और एक तरफ से ओशन से कनेक्टेड है, और इनके ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो साइक्लोन के फीचर्स के बारे में तीन चार चीजें दिमाग में आप लोग रखेंगे। पहली बात तो यह है, एक, साइक्लोन एक विंड है, पर विंड का फॉर्मेशन सी के ऊपर हो रहा है। ये जो सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल, ये कॉन्टिनेंट के ईस्ट में लोकेटेड है, और ये जो सी है वो कुछ ऐसे सागर है जो कि तीन तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरे हुए हैं और एक तरफ से ओशन से लिंक्ड है, और यहां पर लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, चक्रवातों का, तूफान का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? एक बात। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, साइक्लोन कब बनेंगे? साइक्लोन तब बनेंगे जब किसी ना किसी एरिया में क्या हो, लो प्रेशर, उसके चारों तरफ क्या हो, हाई प्रेशर, जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है, और विंड सर्कुलेटरी फॉर्म में चक्रवाती तरीके से मूव करती है, उस विंड को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। क्लियर? यहां तक। लेकिन साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि पानी को गर्म होना चाहिए। अगर सी सरफेस टेम्परेचर, जैसे मान लो यहां पर मैं कॉन्टिनेंट दिखा रहा हूं और ये कोई सागर है या महासागर है, ठीक है? अच्छा, सागर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जिसे फोटिक लेयर कहा जाता है, जो 200 मीटर डेप्थ तक होती है, मैंने पहले बताया भी था, ये सागरों की और महासागरों की, सी या ओशन की सबसे गर्म लेयर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार ये रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर रही है सन से। तो जो अपर मोस्ट फोटिक लेयर है, सागरों की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो सबसे गर्म होती है, लेकिन उसमें भी एक ऐसी लेयर होती है, परत होती है, जो कि सी लेवल से 60 मीटर की गहराई तक होती है। So uppermost layer of the ocean or sea extended up to the depth of 60 meter remains the most warmest layer of an oceanic water mass, ऐसा बोला जाता है, वो सबसे गर्म लेयर मानी जाती है। क्लियर? अच्छा, ध्यान दो, अगर मान लो इस लेयर का, ये अपर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, 26-27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तब जाकर पानी में जो इवेपोरेशन होता है, मतलब वाष्पीकरण होता है, उसकी दर बढ़ती है। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी मैं सारे फीचर्स एक साथ नोट डाउन करवाऊंगा आप लोगों को, पर दिमाग में बैठाते रहो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लोन क्यों बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होगी तो एयर गर्म होगी, जब एयर गर्म होगी तो एयर क्या करेगी, हल्की हो जाएगी, एयर लाइटर हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी, और वार्म एयर लाइटर हमेशा राइज करती है सरफेस से, और सरफेस पर बना देती है लो प्रेशर। तो मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में कनेक्ट करके रखिएगा इस चीज को, कि जब सी की अपर मोस्ट लेयर, जिसकी एवरेज डेप्थ है 60 मीटर, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और उसका टेम्परेचर 26 से ज्यादा हो जाए, तब जाके रेट ऑफ इवोपरेशन, वाष्पीकरण बढ़ जाता है सी की या ओशन की अपर मोस्ट लेयर से। एक बात। दूसरी बात, अच्छा,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो, देखो एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो मैं वो क्लियर कर दूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो, जैसे मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, तो मैं अपनी एनर्जी को लूज कर रहा हूं। अभी आप देखोगे कि मुझे स्वेटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, ठीक है, मतलब मेरी बॉडी हीट अप हो गई है। और जब भी कभी पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, तो मेरी बॉडी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी एक्सेस हीट को रिलीज कर देती है, अतिरिक्त ऊष्मा को उत्सर्जन कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो जाए, ठीक है, आप एक सिंपल एग्जांपल लो कि अभी मई जून के समय में चल रहा है, अगर आप धूप में जाके खड़े हो जाते हो तो मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट खड़े हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लगातार हीट को एब्जॉर्व करेगी और कुछ समय के बाद आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीने आने के बाद जब स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी हीट को रिलीज कर रही है और आपकी बॉडी ठंडी हो रही है। लेकिन फिर भी 15-20 मिनट के बाद आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आपको छांव में जाना पड़ेगा, पंखे में जाना पड़ेगा, पंखा, कूलर, एसी, जो भी कहना चाहो। तो वाष्पीकरण पानी से क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की अपरमोस्ट लेयर गर्म हो चुकी है। और जब ये अपरमोस्ट लेयर गर्म हो चुकी है, कंसेप्ट समझना, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। जब ये अपरमोस्ट लेयर गर्म हो चुकी है, तब इवेपोरेशन शुरू हुआ। जब भी कभी इवेपोरेशन होगा तो दो चीजें होंगी, एक, जो वाटर होगा वो वाटर वेपर में चेंज होगा, ठीक है, और दूसरा, जो हीट रिलीज करी किसने? पानी ने, वाटर मास ने, उसको एब्जॉर्व करती है एयर। तो अब देखो, सी के ऊपर यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल के ऊपर अगर टेम्परेचर 27 या उससे ज्यादा हो जाए तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। जब भी कभी इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है तो जो एयर है पानी के ऊपर या सी के ऊपर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और जब एयर गर्म हो जाती है तब जाकर एयर राइज करती है, और जब एयर राइज करती है तो सरफेस पर क्या बनाती है? लो प्रेशर बनाती है। प्रेशर कुछ नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक फोर्स है जो एयर लगा रही है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, आपको हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी अगर जितना कम है तो पानी उतना ही जल्दी गर्म होगा। जो छोटे छोटे सीज होते हैं उसमें पानी कम होता है। आप 1 लीटर पानी को और 5 लीटर पानी को गर्म करें कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो जल्दी गर्म कौन सा होगा? 1 लीटर पानी होगा। तो जो छोटे छोटे सागर होते हैं, सी हैं, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जब इन सी का टेम्परेचर 26-27 से ज्यादा हो जाए तब जाकर एवोपरेशन बढ़ता है। जब एवोपरेशन बढ़ता है तो इस सागर या सी के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, एयर फिर राइज करेगी और सरफेस पर बना देगी क्या? लो प्रेशर, और चारों तरफ होगा हाई प्रेशर, ठीक। और ऐसे बनते हैं साइक्लोन। हालांकि बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी इतनी चीज को आप दिमाग में रखेंगे। लास्ट चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट होता है, यहां पर लगातार गर्म पानी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। क्यों? मैंने बताया था पहले कि एक पवन चल रही है ट्रॉपिकल एरिया में, इस पवन का नाम है ईस्टर्ली, और ईस्टर्ली अपने साथ बड़े पैमाने पर पानी को, गर्म जल को लेकर आती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और ये जो ईस्टर्ली पवन है, ये ईस्टर्ली विंड मोशन है, ये बड़ी मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में गर्म पानी को एक्यूमुलेट कर देती है। मान लो ये गर्म पानी है, वार्म वाटर को एक्यूमुलेट कर देती है कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पर। तो हमारा कंसेप्ट यहां पर यह है, आप लोग दिमाग में रखिएगा, जब पानी गर्म होगा तो एयर भी गर्म होगी, जब एयर गर्म होगी तो एयर हल्की होगी, जब एयर हल्की होगी तो एयर एनर्जेटिक होगी। एयर हल्की हुई, एनर्जेटिक हुई, अनस्टेबल हुई, तो एयर हमेशा राइज करती है सरफेस से, ऊपर उठती है वर्टिकल तरीके से और सरफेस पर लो प्रेशर बना देती है। और यह कंडीशन सबसे आवश्यक होती है साइक्लोन के बनने के लिए, क्योंकि सेंटर में लो प्रेशर और चारों तरफ क्या? हाई प्रेशर, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ऐसे तो बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, वो तो इसमें 2 दिन लगता है इसको पढ़ाने में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं जो आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। पहली बात, फोकस करना सब लोग। हम्म अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, अब मेरे साथ लिखना चालू करिए, बुलेट पॉइंट बनाइए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, ठीक है, ध्यान दो।
तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा हमेशा वार्म वाटर मास पर, वार्म वाटर पर, जिसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो। पहला पॉइंट याद रहना चाहिए आपको। दूसरा, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है कॉन्टिनेंट के यानी महाद्वीपों के ईस्टर्न कोस्ट पर। क्लियर? तीसरा पॉइंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है एक सी के ऊपर, जिसे बोलते हैं इनलैंड सी। इनलैंड सी का मतलब होता है अंतर्देशीय सागर, जो नॉर्मली तीन तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ हो और एक तरफ से ओशन से जुड़ा हुआ। और ऐसे तीन इनलैंड सी हैं, एक है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और तीसरा है साउथ चाइना सी, SCS, साउथ चाइना सी। चौथा, साइक्लोन्स एक रीजनल विंड है, और सीजनल विंड है। इनका डेवलपमेंट कुछ रीजन्स के ऊपर हो रहा है। और पांचवा, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जब होगा जब पानी से इवोपरेशन या इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इतनी चीजें अभी दिमाग में आपको रखनी है। फिर बता दूं लास्ट बार, साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है सी के ऊपर, और साइक्लोन फिर कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने 5 पॉइंट्स क्लियर हुए जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी अभी मैकेनिज्म पर मत जाओ, क्योंकि वो तो बहुत ही लंबा है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर जरूरी होते हैं, पर अभी फिलहाल छोड़ दो आप लोग। यहां तो कोई समस्या बच्चों? क्लियर हुआ? अभी पूरा फोकस प्रीलिम्स पर करेंगे। एनी डाउट? आगे बढ़े। एनी डाउट? आगे बढ़े, जल्दी बताइए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वेटिंग। जल्दी जल्दी बोलो, जवाब दो, फिर आगे बढ़ा जाए। कहां गए सब लोग? सो गए क्या? जल्दी जवाब, जागो। लगता है नींद नहीं खुली सबकी। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने फैक्टर क्लियर होंगे साइक्लोन्स को लेकर। अब हम आते हैं साइक्लोन्स इन इंडिया। ठीक है, अब साइक्लोन्स ऑफ इंडिया पर आते हैं और देखते हैं कि साइक्लोन्स ऑफ इंडिया को लेकर बेसिकली हम क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। चलो ठीक है, आइए देखिए। अगर हम साइक्लोन्स की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या चक्रवातों की बात करें, तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, फोकस, कि जो साइक्लोन्स बन रहे हैं ज्यादातर वो बन रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, और कभी कभी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है अरेबियन सी के ऊपर। तो मैं इस टॉपिक को दो तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूं। एक,
ज्यादातर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के ऊपर डेवलप क्यों होते हैं और उतने ज्यादा साइक्लोन का फॉर्मेशन अरेबियन सी के ऊपर क्यों नहीं होता है, हालांकि अरेबियन सी के ऊपर अब साइक्लोन फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है ज्यादा इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। ठीक, उसके 4-5 कारण हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, वो भी क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। पहला कारण, ठीक, ध्यान दीजिएगा, फोकस, कि बे ऑफ बंगाल जो एक वाटर बॉडी है, जलीय राशि है, वो एक नैरो और शैलो वाटर बॉडी है। वो नैरो भी है और शैलो भी है। किसकी तुलना में? अरब सी के तुलना में, अरेबियन सी की तुलना में। अच्छा, नैरो का मतलब यह होता है कि बेसिकली वो छोटी वाटर बॉडी, उसमें पानी कम है, और शैलो का मतलब होता है वो कम गहरी है। तो अगर पानी गर्म कम होगा तो जल्दी गर्म होगा। समझे मेरी बात? जब भी कभी पानी गर्म होता है तो जल्दी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो अरेबियन सी की तुलना में जो बे ऑफ बंगाल है वो नैरो है और शैलो है, इसलिए इसका पानी जल्दी गर्म हो जाता है। हमें यह देखने को मिलता है कि जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसका साल भर का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। मतलब जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सागर तल का टेम्परेचर है, वो 25 से ज्यादा रहता है। मतलब बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की तुलना में ज्यादा गर्म है। समझ रहे हैं आप? ज्यादा गर्म है। ठीक है। तीसरा रीजन सुनिएगा कि अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करता हूं तो आप ये समझो कि बे ऑफ बंगाल एक आइडियल इनलैंड सी है, मतलब ये तीन तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। तो जब भी कभी गर्मी पड़ती है, फोकस करना मई जून में या सितंबर अक्टूबर में, जब गर्मी पड़ती है तो कॉन्टिनेंट जो होते हैं, समीवर्ती महाद्वीप जो होते हैं, वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अच्छा, रॉक्स जल्दी गर्म होती हैं पानी की तुलना में, तो कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म हो जाते हैं, ज्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मियों के समय, और फिर लैंड से सी की तरफ लगातार हीट का ट्रांसफर होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन हीटिंग। क्या बोलोगे? कंडक्शन हीटिंग। कंडक्शन मतलब चालन। तो लगातार हीट का ट्रांसफर हो रहा है लैंड से सी की तरफ। क्लियर? अच्छा, अगर मैं तुलना करूं अरेबियन सी की, फोकस करो, तो अरेबियन सी एक बड़ी जलीय राशि है, उसमें पानी ज्यादा है। अगर पानी ज्यादा होगा तो जल्दी गर्म नहीं होगा। दूसरा, अरेबियन सी एक आइडियल इनलैंड सी नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी, ये अरेबियन सी रहा, इसके दो सीमाओं पर हमें दो छोटे सागर मिलते हैं, एक है फारस की खाड़ी और दूसरा है रेड सी, लाल सागर। तो अरेबियन सी या अरब सागर उतना गर्म नहीं है किसकी तुलना में? बे ऑफ बंगाल की तुलना में, और बे ऑफ बंगाल का पानी ज्यादा गर्म होता है अरेबियन सी की तुलना में। एक बात तो आप समझिएगा कंसेप्ट को और दिमाग में ठीक से बैठाना कि बे ऑफ बंगाल एक नैरो शैलो वाटर बॉडी है, वो कम गहरी है, पानी भी कम है। बे ऑफ बंगाल का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एनुअल टेम्परेचर साल भर का, पानी का टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर 25 से ज्यादा रहता है। तीसरा, बे ऑफ बंगाल की जब बात की जाए तो एक आइडियल इनलैंड सी, मतलब तीन तरफ से हीट आ रही है, क्योंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा गर्म हो जाते हैं और हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर एरिया से लो की तरफ। तो जब कॉन्टिनेंट ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो तीन तरफ से हीट आएगी लैंड से सी की तरफ, और सी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है, किससे? अरब सागर की तुलना में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा अरब सी के तुलना में या कंपैरिजन में। क्लियर? लास्ट में जाके मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा, तो पहले दिमाग में क्लियर रखिएगा। ये भी क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए कि आपको शायद पता होगा कि जितनी भी बड़ी नदियां हैं भारत की, जैसे मैं एग्जांपल दूं गंगा की या ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और फिर जब गंगा मिलती है, गंगा एंटर कर रही है बांग्लादेश में, तो उसको पद्मा बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं, जमुना। तो जब जमुना पद्मा से मिल जाती है तो मेघना बनाती है। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, मान लो ये गंगा हो गई, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा जितनी भी बड़ी नदियां हैं देश की, जैसे मध्य भारत की नदी हो गई, महानदी, वैतरणी, सुवर्णरेखा आपने पढ़ा होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नरू, वैगई इत्यादि, सारी की सारी नदियां गिरती हैं कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? तो ये नदियां आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में।
डन। अच्छा, जब नदी का जल गिर रहा है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी का लेवल कम हो जाता है। सैलिनिटी मतलब आपको पता होगा कि जो पानी होता है वो नमकीन होता है, मतलब उसमें सलाइन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है सॉल्ट का। तो जब भी कभी पानी का, फ्रेश वाटर का बहिर्प्रवाह होता है, आउटफ्लो होगा, तो ओशनिक वाटर सैलिनिटी लगातार कम होगी। और यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है अरेबियन सी की तुलना में। अच्छा, अरेबियन सी में बस एक दो बड़ी नदी है, नर्मदा तापी, जिसका आउटफ्लो हो रहा है, जो गिर रही है। तो बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम है किसकी तुलना में? अरेबियन सी की तुलना में। और यही कारण है कि जो बे ऑफ बंगाल है, फोकस करिएगा आप लोग, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, उसकी डेंसिटी, पानी का घनत्व भी कम है। हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का घनत्व ज्यादा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हनी का एग्जांपल लिया, शहद का और पानी का लिया, तो शहद का घनत्व ज्यादा है, तो आपको शहद को अगर गर्म करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा यूनिट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, पानी को आपको कम हीट देनी पड़ेगी, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? कम। तो अगर पानी ज्यादा सलाइन होता है तो वो ज्यादा डेंसर होता है, और अगर पानी ज्यादा डेंसर होता है तो आपको उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तब जाकर वो गर्म होता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बे ऑफ बंगाल का पानी कम सलाइन है वनस्पत है तुलना में किसके? अरेबियन सी के। और यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल का पानी लेस डेंसर है, वाटर मास लेस डेंसर है। और जब पानी लेस डेंसर होगा तो थोड़ी हीट उसको मिली नहीं कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म होती है किसकी तुलना में? अरेबियन सी की तुलना में। क्लियर? यह भी एक रीजन है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन फॉर्मेशन ज्यादा क्यों हो रहा है। आपके सिलेबस में टॉपिक है साइक्लोन इन इंडिया। एक और रीजन मैं आपको बताता हूं कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो विंड चल रही है, सुनना जरा, वो बड़ी स्लगिश है। स्लगिश। अच्छा, एक एक करके लास्ट में मैं सारे पॉइंट बना दूंगा, दिमाग में रखिएगा। स्लगिश का मतलब होता है कि विंड की जो गति है, पवनों की गति, वो बहुत कम है, धीरे धीरे चल रही है। उसके एक रीजन है कि भारत के ईस्ट में एक पर्वत है जिसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं, एक और पर्वत है जिसे पूर्वांचल अराकाम योमा बोलते हैं। तो ये जो पर्वत हैं, ठीक है, वो विंड के मार्ग में, उसके पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं और विंड की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो पवन चल रही है वो हल्की है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम है। और यही कारण है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कि पवनें अपने साथ क्या करती हैं? पानी का विस्थापन करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है। मतलब विंड अपने साथ पानी को ड्रैग करके ले जाती है, मैंने एलिनो के समय बताया था। लेकिन बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो पवनें हैं, विंड है, वो स्लगिश है, उनकी वेलोसिटी कम है। और यही कारण है, फोकस करिएगा, यही कारण है कि ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पर, पानी मतलब पानी स्थिर बना रहता है, उसमें ज्यादा हलचल नहीं होती। तो ध्यान दो, अगर पानी में हलचल कम होगी तो पानी ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। अगर पानी मूव कर रहा है, उसमें हलचल ज्यादा है, तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है और वहां पर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो क्या क्या सीखा हमने, एक एक करके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि वाई द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन टेक प्लेस ओवर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पहला, हमेशा ध्यान रखो कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा नैरो है, सकरा है, मेरे साथ पॉइंट बनाइएगा, और ज्यादा शैलो है, यानी कम गहरा है, मतलब इसमें पानी कम है, और इसीलिए बे ऑफ बंगाल जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा, एवरेज टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल का, पानी का अपर मोस्ट लेयर का, याद है 60 मीटर वाली लेयर का, वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है साल भर। सो एवरेज टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल remains high up to 25 डिग्री सेल्सियस और मोर throughout the year। ठीक, तीसरा, आप लोग ध्यान दें, उसको ठीक से समझें।
तीसरा कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, इसमें एक और फिनोमेना हो रहा है। वो फिनोमेना ये हो रहा है कि यहां पर जो सैलिनिटी है वो कम है, और आप लिख सकते हो लेस सैलिनिटी, लेस सैलिनिटी एंड लेस डेंसिटी। ठीक है। चौथा रीजन है, फोकस करिएगा, वो एक इनलैंड सी है जो तीन तरफ से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। क्लियर। पांचवा रीजन जो आपको दिमाग में रखना है कि विंड्स जो फ्लो कर रही हैं, विंड्स आर स्लगिश, उनकी वेलोसिटी काफी कम है, और यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अच्छा, अगर पानी गर्म होगा, लास्ट चीज, बे ऑफ बंगाल में इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा है, इवेपोरेशन रेट इज मोर, ये भी ज्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखना कि पानी जितना गर्म होगा, एयर भी उतनी ही गर्म होगी। जब एयर गर्म होगी तो एयर हल्की होगी, जब एयर हल्की होगी तो एयर राइज करेगी, और जब एयर राइज करेगी तो सरफेस पर लो प्रेशर बनाएगी। जब सरफेस पर लो प्रेशर बनता है, हमेशा ध्यान रखो, और चारों तरफ हाई प्रेशर बन जाता है, यह सबसे आइडियल कंडीशन होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, और इसलिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी। क्लियर। तो 6 पॉइंट दिमाग में रखेंगे, यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आने वाला होगा तो। आने वाला होगा मतलब इस टॉपिक से आने वाला होगा तो। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? अच्छा, इंस्टाग्राम पर नहीं है तो मैं इसको डाउनलोड करवा देता हूं, ठीक है। मुझे पता था, लग रहा था कि शायद इंस्टाग्राम पर है, हालांकि मार्केट में अवेलेबल हो गई है करंट अफेयर्स की फाइल, तो इसे अवेलेबल कराते हैं आज ही, अभी आपको मिल जाएगी फाइल, ठीक है। चलिए, डन। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अच्छा, लास्ट कंसेप्ट है बे ऑफ बंगाल के बारे में, फिर हम अरेबियन सी पर आते हैं और फिर दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जब भी कभी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, या अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो या तो वो मई और जून में हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हो अप्रैल में या मई में, या कभी कभी जून में हो रहा है, और या तो वो हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, या आप कह सकते हो मोटा मोटा अक्टूबर में, नवंबर में, और कभी कभी दिसंबर में हो रहा है। लेकिन बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन जुलाई अगस्त में नहीं होता। अब ध्यान देना, इसको दिमाग में क्लियर रखिएगा, बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन जुलाई अगस्त में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जुलाई अगस्त में एक विंड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जिसका नाम है मॉनसून, और मॉनसून के कारण बे ऑफ बंगाल के ऊपर बहुत ज्यादा घने बादलों या क्लाउड कवर हमें देखने को मिलता है। तो काले घने बादल आ जाते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर। एक बड़ा मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आप इंडिया में किसी भी स्थान पर रहते हो तो आपको यह पता होगा कि जो मेनली बारिश हो रही है इंडिया में, प्रेसिपिटेशन हो रही है, वो जुलाई अगस्त में हो रही है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिमेन वेरी हाई इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, आई होप यू नो वेरी वेल। और जुलाई अगस्त में टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है इंडिया का। देखिए, जुलाई अगस्त भी समर के सीजन है,
ठंड नहीं पड़ रही है, गर्मियों के सीजन है। तो अगर मैं जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अभी तक गर्मी चल ही रही है। क्लियर? अभी तक गर्मी चल रही है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि देखिए, मई में टेम्परेचर कई जगह पर 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, लेकिन जून जुलाई के बाद एकदम टेम्परेचर कम होता है। और आप देखोगे कि जुलाई में जब बादल आ जाते हैं, आसमान में काले घने बादल जो बारिश कर रहे हैं, तब टेम्परेचर कुछ एरिया में कम होकर 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो अब देखिए, 20 डिग्री से ज्यादा की कमी आ जाती है टेम्परेचर में, जैसे क्लाउड आए या बादल आए या मानसून का फ्लो होना चालू हुआ या बारिश शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि क्लाउड क्या कर रहे हैं, जरा फोकस करना। देखो, मान लो ये अर्थ का सरफेस है जहां पर हम लोग खड़े हैं। मान लीजिए हम लोग भोपाल में खड़े हैं, ठीक है, और भोपाल के ऊपर एटमॉस्फेयर में अगर क्लाउड आ गए, बादल बन गए, काले घने बादल। फोकस। तो ये क्लाउड क्या कर रहे हैं? क्लाउड आने वाली सोलर रेडिएशन को जो एनर्जी है सोलर रेडिएशन, उसको ना केवल एब्जॉर्ब कर रहे हैं बल्कि उसको रिफ्लेक्ट भी कर दे रहे हैं। तो अगर मान लो क्लाउड कवर है आसमान में, हमेशा ध्यान रखो, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर हीटिंग कम हो जाएगी। जैसे आप जहां पर भी हो अभी, अगर मान लो आपके शहर में बादल आ गए, एकदम बादल बन गए, काले घने बादल, तो आप देखोगे टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड है आने वाली रेडिएशन को सूर्य से, सन से रोक लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। इस फिनोमेना को बोला जाता है एल्बीडो। और एल्बीडो का मतलब यह है कि सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं पहुंच रही है, यह पहले ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है अपर एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के सरफेस के ऊपर हीटिंग कम हो जा रही है। तो मेरा कांसेप्ट बड़ा सिंपल है कि जुलाई अगस्त में एक विंड इंडिया के ऊपर फ्लो करेगी। विंड का नाम है मॉनसून, और जब भी कभी यह विंड फ्लो करती है, मॉनसून विंड, तो जुलाई अगस्त के मंथ में हमें यह समझ में आता है, ठीक है, कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो क्लाउड है, क्लाउड का कवर बहुत ज्यादा हो जाता है और बे ऑफ बंगाल के ऊपर एकदम टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होगा पानी का, तो एयर का भी कम होगा। जब एयर का टेम्परेचर कम होगा तो ऑफकोर्स लो प्रेशर कंडीशन तब डेवलप नहीं होती। यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो साइक्लोन्स बनते हैं, या तो वो, फोकस करिएगा, अप्रैल से लेकर जून तक बनेंगे, जून फर्स्ट वीक तक, क्योंकि जून में तो बारिश शुरू हो गई, और या तो बनेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। लेकिन वो जुलाई और अगस्त में नहीं बनते नॉर्मली। क्यों? क्योंकि जुलाई में क्लाउड कवर हमें देखने को बे ऑफ बंगाल के ऊपर, और क्लाउड कवर के कारण सरफेस बे ऑफ बंगाल सॉरी टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का काफी कम हो जाता है। मोटी मोटी बात आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक विंड है। विंड अत्यधिक वेग से चलती है। अब इसके और फीचर्स पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ये जो विंड फ्लो कर रही है, ये नॉर्मली इसका डेवलपमेंट हो रहा है एक सी के ऊपर। सी इनलैंड सी है, छोटे छोटे सीज के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। साइक्लोन एक रीजनल और सीजनल विंड है, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वो टेक प्लेस ओवर ए पर्टिकुलर रीजन एंड द साइक्लोन एबल टू प्रोपेगेट इन अ पर्टिकुलर सीजन। और ये विंड बड़ी डेवास्टेटिंग होती है, तूफान की तरह, आंधी की तरह ये विंड चलती है। भारत में लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। भारत पर हम लोग आते हैं, लेकिन भारत में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं तुलना में अरेबियन सी के। अच्छा, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ज्यादा साइक्लोन क्यों बनते हैं? उसके 5-6 रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए। और बे ऑफ बंगाल के ऊपर जब साइक्लोन बनेगा तो मेनली वो बनेगा या तो मई जून में, अप्रैल में जून में, और या तो बनेगा सितंबर अक्टूबर में। लेकिन साइक्लोन का फॉर्मेशन जुलाई अगस्त में नहीं होता है। मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर को लेकर क्लियर हैं। अब हम अरेबियन सी पर आते हैं और फिर कुछ फैक्ट पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में। हाँ जी, अब बताओ, कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या बच्चों? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फटाफट रैपिड फायर राउंड हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, मुझे बताना, रैपिड फायर राउंड है, फटाफट बताएंगे आंसर, ठीक? साइक्लोन का फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट के किस कोस्ट पर होता है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वुड टेक प्लेस ओवर विच कोस्ट? ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न। जल्दी जल्दी बताओ।
गुड, ईस्टर्न कोस्ट पर। चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि नॉर्मली द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वुड टेक प्लेस ओवर, साइक्लोन का या चक्रवातों का नॉर्मल फॉर्मेशन किन के ऊपर होगा? ठीक है, पहला स्मॉल सी, दूसरा लार्ज ओशन, तीसरा नॉर्दर्न ओशन, चौथा पैसिफिक ओशन। फिर से सुनो, चार ऑप्शन, स्मॉल सी यानी छोटे सी, ठीक है, चौथा लार्ज ओशन, नॉर्दर्न ओशन, साउदर्न ओशन या पैसिफिक ओशन। किसी के ऊपर होगा फॉर्मेशन? किसके ऊपर होगा साइक्लोन का फॉर्मेशन, जल्दी बताइए। स्मॉल सीज, ठीक, गुड, स्मॉल सीज। अच्छा, नेक्स्ट अब मुझको ये बताओ कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी उन एरिया में ज्यादा है जहां पर पानी गर्म है, ठीक है, और पानी गर्म है 3 सी के ऊपर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी, ये तो हमने पढ़ा। अच्छा, अब मुझे बताइए फटाफट रीजन सारे के सारे कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म क्यों है अरेबियन सी से। टेल मी द रीजंस व्हाई बे ऑफ बंगाल इज मोर वार्मर एज कंपेयर टू अरेबियन सी। लिस्ट बना के मुझे रीजंस बता दो फटाफट। Why Bay of Bengal is more warmer as compared to Arabian Sea? बे ऑफ बंगाल का पानी अरेबियन सी से ज्यादा गर्म क्यों है? फटाफट लिस्ट बना के 3-4 पॉइंट बना के या 5 पॉइंट बना के मुझे भेजिए जल्दी। जल्दी जल्दी बता के भेजो। कल्याणी नैरो शैलो गुड, अंकित लेस सैलिनिटी गुड, और सचिन नैरो शैलो फ्रेश वाटर अल्बीडो इफेक्ट, चलो गुड, वाटर बिकम लेस डेंसर गुड, इवोपरेशन ज्यादा इनलैंड सी लेस सैलिनिटी गुड, गुड कल्याणी, गुड नम्रता, गुड, विंड्स आर स्लो और विंड्स आर स्लगिश। चलिए अब हम आते हैं अरेबियन सी के ऊपर, वेरी गुड, हाँ गुड वेद, गुड वेद, ठीक है। चलिए सो नाउ लेट्स कम टू अरेबियन सी। अब देखिए नॉर्मली अरेबियन सी के ऊपर साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता या बहुत कम होता है, लेकिन अभी हमें देखने को मिला है कि कुछ ऐसे कोस्ट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात का कोस्ट, यहां पर सॉरी महाराष्ट्र का कोस्ट और गुजरात के कोस्ट, यहां पर लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने एक साइक्लोन के बारे में सुना होगा, अभी मैं नेम बताऊंगा उसको, उसका नाम था बिपरजॉय, ठीक है। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली कहां पे, आपको देखने को मिलेगा गुजरात के आसपास। और भी बहुत सारे साइक्लोन हुए, जैसे एक निसर्ग करके साइक्लोन आया था, यह आया था 2020 में मुंबई के पास। तो लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन अरब सागर के ऊपर हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी अरब सागर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अच्छा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस पर मैं थोड़ी सी बात अलग से करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेटिक चेंज के मतलब जलवायु परिवर्तन के या ग्लोबल वार्मिंग के क्या इंपैक्ट पड़े हैं ओशंस पर, अरेबियन सी के ऊपर और बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ठीक है। यह टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। अच्छा, ध्यान देना बच्चों, एक रिपोर्ट आई है अभी आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज की, इसे बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, 2022 की यह रिपोर्ट है। और 2022 के इस रिपोर्ट में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज में यह बताया गया है, फोकस करें, में यह बताया गया है कि अरब सी में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में 4-5 फिनोमेनास हो रहे हैं। पहला फिनोमेना इन्होंने जो बताया, यह टॉपिक है आपके सिलेबस का, ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको इन्होंने बोला डी ऑक्सीजनेशन, डी ऑक्सीजनेशन। थर्ड सॉरी सेकंड फिनोमेना इन्होंने कहा एसिडिफिकेशन,
मतलब अम्लीकरण, पानी का अम्लीकरण। डीऑक्सीजनेशन का मतलब पानी से ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है। तीसरा इन्होंने फिनोमेना बताया मैरीन हीट वेव्स, मैरीन हीट वेव्स का फॉर्मेशन। और चौथा इन्होंने फिनोमेना बताया, बी वेरी श्योर, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का लगातार अवशोषण। अब सुनो और दिमाग में ठीक से बैठा हो, इस पर मैं कल लंबी बात करूंगा, लेकिन अभी ब्रीफ में आपको बता दें, तीन चार चीजें आपको समझना पड़ेगा। अरब सागर का पानी लगातार गर्म हो रहा है, और अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है इन चार रीजन से: डीऑक्सीजनेशन, एसिडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैरीन हीट वेव्स, एंड फाइनली एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार 1970s के बाद से जितनी भी हीट रिलीज हुई, और ये जो हीट रिलीज हुई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण, मतलब मानवीय कारणों के कारण, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो कार्बन का एमिशन हो, चाहे वो ईंधन की खपत हो, जो भी आप कहना चाहो, जितनी भी हीट रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, उसका 90% एब्जॉर्प्शन किया है पानी ने, ओशन या सीज ने। तो ओशन सीज लगातार हीट एब्जॉर्वर या हीट सिंक जोन की तरह काम कर रहे हैं। मतलब ओशन हीट का बहुत बड़ा एब्जॉर्वर है, बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस है, बहुत बड़ा सिंकिंग जोन है, और लगातार ओशन हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, वो हीट जो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं नॉर्मली ह्यूमंस। फैक्ट्री, चिमनी, कार्बन एमिशन, कंबशन ऑफ फ्यूल, तमाम तरीके की चीजें। अच्छा, ऐसा माना जाता है, फोकस करना, कि अगर ओशन इस हीट को 1970 से लेकर अभी तक इस यूनिट हीट को एब्जॉर्व नहीं करते, तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता। मतलब मान लो अभी टेम्परेचर है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है मई का 35-36 हमारे देश में, तो ये बढ़कर हो जाता तकरीबन 56, 57, 60, जो भी कहना चाहो। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती टेम्परेचर में अगर ओशन हीट को एब्जॉर्व नहीं करते, क्योंकि ओशन की ये टेंडेंसी होती है पानी की कि बड़ी मात्रा में हीट को एब्जॉर्व करता है, और वो हीट रिजर्वायर के तौर पर काम करता है, हीट स्टोरेज हाउस के तौर पर काम करता है। एक बार यदि पानी ने हीट को एब्जॉर्व कर लिया तो ज्यादा समय तक हीट को एब्जॉर्व करे रखता है। लेकिन जब पानी हीट को एब्जॉर्व करेगा तो पानी की जो अपर मोस्ट लेयर है, फोटिक लेयर, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, और जब फोटिक लेयर गर्म हो जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्लियर? ये भी टॉपिक आपके सिलेबस का है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं सिलेबस से। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान दें। मान लो ये ओशन है और ये कोई सी है, और सी की अपर मोस्ट लेयर है फोटिक लेयर, मैंने अभी आपको बताया। यहां पर हमें एक मैरीन ऑर्गेनिज्म मिलता है, एक एल्गी मिलती है, एल्गी मतलब काई आप कह सकते हो, जिसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स की एक स्पीशीज है, एक प्रजाति है, जिसको डायटम्स कहते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, उसका 50% सप्लाई, ध्यान देना आप लोग, ये कर रहा है ओशन या सी। उसका 50% सप्लाई ओशन कर रहा है। इसका मतलब मोटी मोटी बात है कि हर 4 सांस जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें से 1 सांस सप्लाई कर रहा है ओशन, मोटा मोटा। तो 50% ओशन सप्लाई कर रहा है, और 20% ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है अमेजन रेन फॉरेस्ट। मतलब जो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, इसके बारे में, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बड़े घने आप कह सकते हो वेजिटेशन या फॉरेस्ट है, ब्राजील में और वेनेजुएला वगैरह में। तो ये 20% ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। तो 70% ऑक्सीजन का सप्लाई या तो पानी या तो फॉरेस्ट कर रहे हैं, और बाकी फिर और भी प्रोपोर्शन है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर पानी गर्म होगा तो ये जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है, डायटम्स वगैरह, फोकस करना, ठीक है, ये इनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी में अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा, पानी लगातार CO2 को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके कारण पानी का एसिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब अम्लीकरण हो रहा है, कार्बनिक एसिड बन रहा है। तो CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बनिक एसिड बन रहा है। दूसरा, लगातार हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद पानी गर्म हो रहा है,
और ये सबसे अनफेवरेबल कंडीशन है डायटम्स के लिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए। ये डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स वो मैरीन ऑर्गेनिज्म है, जलीय राशियों के वनस्पति है, एल्गी है, काई है, जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अब ये डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स लगातार मर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अरब सी का और बे ऑफ बंगाल का 50% पानी डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तकरीबन 50% पानी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफी कम है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इस टॉपिक को मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही था। ऐसा माना जाता है, ये मैं लिखवा दूंगा, पॉइंट वाइज होगा, घबराना नहीं इसके बारे में, कि 7 to 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए पर लीटर पानी में। और अरब सी में और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा पानी ऐसा हो चुका है जिसमें तकरीबन 20, 30, 40%, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल केवल 0.7 मिलीग्राम है पर लीटर। तो दो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहला, लगातार अरब सी का या अरेबियन सी का, बे ऑफ बंगाल का पानी गर्म हो रहा है, लगातार उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है, लगातार उसमें डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लगातार डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स मर रहे हैं। और यही फाइटोप्लैंक्टन्स और डायटम्स तो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे एटमॉस्फेयर में, जैसे पेड़ करते हैं। और हर 4 सांस जो हम लोग लेते हैं उसमें से एक सांस सप्लाई करता है ओशन या सी, और उसमें ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा। और जब ऐसा होगा तो आने वाले समय में ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। जब ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है, तो वो जो कोविड वाला समय था, अगर आपको याद हो सकता है आने वाले इस सेंचुरी के बाद, हमारा समय निकल जाएगा, चिंता नहीं करना, पर इस सेंचुरी के बाद 2100 के बाद हो सकता है ऑक्सीजन लेवल इस पूरे देश में जहां पर हमें आसपास, वहां पर बहुत कम हो जाए या रिलेटिवली कम हो जाए। और जो कोविड में अगर आपको याद हो SpO2 लेवल कम होता था 80 से कम, तो मास्क लगाया जाता था। कई पोजीशन या सिचुएशन या परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं जब हमारे देश में ऑक्सीजन लेवल कम हो। यह रिपोर्ट आई है IPCC की एडेप्टेबिलिटी और वनरेबिलिटी को लेकर, ठीक है, और लगातार अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको दिमाग में रखनी, मैरीन हीट वेव्स। मैरीन हीट वेव्स का मतलब होता है, हीट वेव मतलब ऊष्मा की लहरें। इसका मतलब होता है कि मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमने अरब सी के सी सरफेस टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया 2022 में, और हमने ये पता किया कि मई और जून के महीने में जो टेम्परेचर अरब सी का होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, वो कितना होता, ठीक है, कितना होता है। तो प्रीवियसली रिकॉर्डेड टेम्परेचर से अगर, जैसे अभी 2024 में मई में हम अरब सी के टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, अगर टेम्परेचर में 90% इंक्रीज हो जाए, और ये जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी है टेम्परेचर में, सी सरफेस टेम्परेचर में, ऊपर वाली लेयर में, ये 5 दिनों तक लगातार बनी रहे, तो ये बोला जाता है कि मैरीन हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो गया। समझिएगा कि जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड टेम्परेचर है किसी भी सी का या ओशन का, उसके टेम्परेचर से लेकर अभी जो वर्तमान में हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें 90% इंक्रीज अगर हो जाए, ध्यान देना, और ये जो इंक्रीज रहे कुछ महीनों में, वो 5 दिन तक बनी रहे, लगातार 5 दिन तक बनी रहे, तो बोलेंगे मैरीन हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो चुका है उस सागर में। 1990 से लेकर, सुनो, 1990 से लेकर, सॉरी 1980 से लेकर वर्तमान तक तकरीबन 94 टाइम्स मैराइन हीट वेव्स बनी है बे ऑफ बंगाल में, और तकरीबन 66 टाइम्स मैरीन हीट वेव्स बनी है अरब सी में। अरब सी वैसे ठंडा माना जाता था, लेकिन अब वो गर्म हो रहा है लगातार। तो अरब सी या अरेबियन सी गर्म हो रहा है 4 रीजन से। एक, लगातार वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, भारत कार्बन एमिशन में या CO2 एमिशन में दूसरा या तीसरा स्थान रखता है पूरे विश्व में। मतलब जितना कार्बन, नेट कार्बन एमिशन हो रहा है, उसका टोटल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, भारत का जो स्थान है, इंडिया का स्थान है दूसरा या तीसरा है।
और 83% जो कार्बन साइकिल है उसको ओशन कंट्रोल करता है, मतलब CO2 को, कार्बन को ओशन एब्जॉर्ब करता है, हीट को ओशन एब्जॉर्ब करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, फाइनल करिएगा, कि अरब सी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर हो चुका है तकरीबन 28, बहुत ज्यादा। अरब सी पहले ठंडा पानी या ठंडी वाटर बॉडी मानी जाती थी, अब वो गर्म हो चुकी, और ये गर्म हुई है 4 रीजन से। पहला, वो लगातार हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा, उसमें डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। तीसरा, मैराइन हीट वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथा, एसिडिफिकेशन हो रहा है। जब पानी गर्म होगा तो एयर भी गर्म होगी। अभी आपने देखा होगा ना, दुबई, सऊदी अरब वगैरह में खूब बारिश हो रही है, क्योंकि पानी गर्म है तो एयर गर्म है। अगर एयर गर्म है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, और वही मॉइस्चर बाद में जाकर पवनों के फॉर्म में बारिश कर देता है। तो मेरा कंसेप्ट यहां पर यह है, आप लोग दिमाग में रखिएगा, कि क्योंकि अरब सी लगातार गर्म हो रहा है, ये मैं कल पॉइंट वाइज आपको समझा दूंगा और लिखवा दूंगा। अरब सी लगातार गर्म हो रहा है, यहां पर लगातार लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, ये जो महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाला एरिया है, यहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी बहुत सप्लाई हो रहा है। बहुत सारे पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, सूरत पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, कराची पोर्ट है, और यहां पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, उसका भी लगातार सप्लाई हो रहा है, जिससे पानी लगातार गर्म होता चला जाए। पानी अगर गर्म होगा तो एयर भी गर्म होगी, एयर गर्म होगी तो एयर ऊपर उठेगी, राइज करेगी, सरफेस पर बनाएगी लो प्रेशर, और ये सबसे आइडियल कंडीशन होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन का। इसलिए लगातार अरब सी के ऊपर भी साइक्लोन्स बनते चले जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल, जो आपको दिमाग में रखनी। अब हम आएंगे फैक्चुअल पर, कि फैक्ट कौन कौन से आपको दिमाग में रखने हैं, कितने तरह के साइक्लोन होते हैं, उनका अलग अलग नाम क्या होता है, सुपर साइक्लोन किसे बोला जाता है, सिवियर साइक्लोन किसे बोला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मैं कल आपको कवर करवाता हूं, ताकि ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाए। और एक और टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप देखो जरा, देखो, यूनिट 3 के हमने सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं, क्लियर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने एलिनो, लानीना पढ़ा था, साउदर्न ऑसिलेशन पढ़ा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा था। कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आज मैंने थोड़ा सा बताया, कल मैं उसकी फॉर्मल आपको डिमार्केशन कर देंगे। अच्छा, साइक्लोन्स इन इंडिया हमें पढ़ना है, मेजर साइक्लोन। अब उसकी एक लिस्ट तैयार करके मैं आपको कल बता दूंगा, वो हो जाएगी। और इसके अलावा हमने सारे टॉपिक यहां पर कवर कर लिए। तो कल हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूनिट 3 को कवर कर लेंगे। आज अंशुल सर यूनिट 5 को कवर कर देंगे। तो आपकी यूनिट 3 खत्म, यूनिट 5 खत्म, यूनिट 1 खत्म, यूनिट 10 पहले ही हो चुकी है, और फिर हमारा पूरा फोकस होगा यूनिट 6 पर। पॉसिबली कल हम लोग यूनिट 7 भी शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पर। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई, वो दिमाग में रखिएगा। इसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लो एक बार। थोड़ा मैंने जल्दी बताया, क्योंकि जल्दी टॉपिक हमें कवर भी करना है, और कंसेप्ट मैंने काफी क्लियर करवा दिए। इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है साइक्लोन को लेकर, वो मुझे कवर करवानी है, उस पर मैं कल बात करता हूं। और फिर लास्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको भी हम लोग देख लें। हालांकि कुछ तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? और ये जो करंट अफेयर्स की फाइल है, अभी मैं यहीं पर इसी चैनल पर, लिंक पर शेयर करवा देता हूं आपसे, तो आप उसको देख लीजिएगा। एनी डाउट बच्चों? समझ में आया ये टॉपिक? चलो, तो खत्म करें। कल इस टॉपिक को, यूनिट 3 को हम लोग वाइंड अप करेंगे, और फिर पूरा फोकस यूनिट 6 पर करेंगे। कल से हम लोग यूनिट 7 भी हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए, तो मुझे बताओ कि इस सेशन का फायदा हो रहा है आप लोगों को? जरा थोड़ा रिव्यू देके बताओ मुझे, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? और मोस्ट पॉसिबली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे, जहां तक क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पीटी में
उसका कवरेज हम लोग कर ही लेंगे। कल थोड़ा मुझे फैक्चुअल टॉपिक आपको कवर करवाना है, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया। चलो दैट्स गुड। चलिए तो कल मिलते हैं और कल इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। चलिए, थैंक यू। अब थोड़ी देर के बाद आपकी क्लास शुरू होगी, 5-10 मिनट के बाद। तब तक थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, चाय पी लो, और फिर शुरू करते हैं दूसरा सेशन। ठीक है, थैंक यू।